हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने एसक्यूएल के बेसिक पार्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी मेरे प्लेलिस्ट है इसमें स्टार्टिंग की 2 to 3 वीडियोस में क्या रखने वाली हूँ, बहुत बेसिक वीडियोस होंगे, जिसमें सिर्फ आपको ये समझने के लिए मिलेगा एग्जैक्टली एसक्यूएल क्या है, कैसे वो वर्क करती है, या क्या उसके डेटा टाइप्स हैं। ऐसी सब चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक। लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था उसका मैं छोटा सा ये ओवरव्यू दूंगी, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि जब कोई हम डेटाबेस में सेव करते हैं टेबल्स की फॉर्मेट पे, तो हम कौन कौन से टाइप की ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जब भी हम कोई क्वेरी लिखते हैं एसक्यूएल की फॉर्म में, तो वो एसक्यूएल की क्वेरी किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है जब वो बैकएंड से डेटाबेस के पास जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कितने इसके डेटा टाइप्स होते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हो, जैसे सी प्लस प्लस हो गई, सी हो गई, जावा, पाई, कोई सी भी लैंग्वेज हो गई, सबसे पहले आप एक काम करते हो, ये पता लगाते हो कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं। जिससे आपको ये समझ में आता है कि जब भी आपको कोई इनपुट देना है या फिर मतलब इनपुट लेना है या देना है, तो किस फॉर्मेट में आप दोगे, स्ट्रिंग होगी, नंबर्स होंगे, या क्या होगा वो चीज। ठीक है। तो ये सब हो गया उसकी डेटा टाइप, और इसमें हमें कौन सा टूल की नीड पड़ेगी जिसको हम यूज करने वाले हैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। आई नो ये लेक्चर पूरा मैक्सिमम मतलब कि थ्योरेटिकल होने वाला है, लेकिन मैंने एक छोटा सा पार्ट आपके लिए लास्ट में रखा है, जिसमें आज हम कुछ क्वेरीज देंगे, बहुत बेसिक सी क्वेरीज हैं। ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो को शुरू। ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए बनाया है यहाँ पे, कि जब कोई डेटा आता है, जैसे स्टूडेंट्स का हो गया, कि हमें उसमें नेम स्टोर करने हैं, एज स्टोर करनी है, सिटी, फोन नंबर, तो हम उसमें एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हेडर्स में वो पर्टिकुलर नेम देंगे, जो कि हर एक कॉलम को इजीली आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करेगा। और फिर उसमें हम धीरे धीरे जैसे भी हमारे पास लोग आते जाएंगे उनका डेटा स्टोर करते रहेंगे। तो ये हो गया एक छोटा सा एग्जांपल जब हम डेटा को टेबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं लेक्चर नंबर 1 का। ज़्यादा टाइम लगेगा तो मुझे आसानी हो जाएगी फिर आपको आज क्या पढ़ाना है, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ लेक्चर नंबर 1 को और 2 को एक साथ। ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास फ्रंट एंड पे क्या होती है, वेबसाइट होती है। ठीक है। वेबसाइट भी दो टाइप की हो सकती है। दो टाइप की कौन सी वेबसाइट हो सकती है, या तो वो स्टैटिक होगी। स्टैटिक होने का मतलब हो गया कि वेबसाइट पे सारा का सारा कंटेंट प्रेजेंट है, उसे कोई भी बैकएंड से हेल्प नहीं पड़ रही डेटा को शो करने के लिए। और दूसरे टाइप की होती है हमारे पास डायनेमिक। डायनेमिक हो गई हमारे पास, जो कि एपीआईज क्रिएट होंगी प्रॉपर हमारे पास, और वो हेल्प करेंगी फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने में। ठीक। अब हमें ये करना था कि हम क्या, सबसे पहले में प्रॉब्लम क्या आई थी, हमें आई थी कि अगर हम सारा का सारा डेटा जो भी फ्रंट एंड से हमारे पास आ रहा है, उसे अगर हम बैक एंड पे स्टोर करने लग जाए, जैसे जेसन के फॉर्मेट में, किसी भी और फॉर्म में, तो हमें प्रॉब्लम होगी उसे मेंटेन करने में, या फिर उसे इंसर्ट करने में, या किस तरीके से उसे हम ट्रेवर्स करेंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कोई भी हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट का, उसमें आप देख लो पूरे इंडिया के लोग जाके वहां पे क्या कर रहे होंगे, उस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर मैं हर एक पर्सन के लिए एक जेसन के अंदर एंट्री करने लग जाऊं, तो सोच लो कि कितना बड़ा साइज हो जाएगा वो। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या क्या लेकर आए थे कॉन्सेप्ट, कि हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उस डेटाबेस में क्या होगा, हमारा डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक। अब डेटा को अगर हम रेंडमली फीड करने लगे तो फिर हमें दोबारा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें क्या पता किस पर्सन का डेटा कहाँ पर स्टोर है। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन लेकर आए थे कि हम उसे कैसे स्टोर करेंगे, उसे स्टोर करेंगे टेबल के फॉर्म्स में। हमने इसमें भी आके, अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हो गई, तो वो भी एक तरीके से अनएक्सेसिबल हो जाएंगी। तो हमने क्या किया कि हम क्या करेंगे, हम रिलेशंस क्रिएट कर देंगे दो टेबल्स के बीच में। ठीक है। इसका मतलब ये था कि अगर हम एक ही टेबल में सारा डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा कि टेबल बहुत बड़ी बननी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, टेबल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर उनमें ऐसा कोई रिलेशन क्रिएट करेंगे जिससे हम एक टेबल के थ्रू दूसरे टेबल को फेच कर सकें या फिर कनेक्ट कर सकें। ठीक है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, चलो अब हमने डेटाबेस अलग कर दिया,
फ्रंट एंड बैक एंड अलग कर दिए जो कि एपीआई के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन बैक एंड डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्ट होगा, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन लेकर आए थे एसक्यूएल क्वेरीज का, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हमें हेल्प करता है बैकएंड, क्योंकि बैकएंड पे क्या होता है हमारा बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक में सारे फिल्टर्स क्रिएट करने के बाद हम उस फिल्टर को एक क्वेरी के थ्रू पास करते हैं कि मुझे डेटाबेस के इस पर्टिकुलर टेबल से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे सारा का सारा डेटा दे दो। फिर बैकएंड लेता है, उस पर पूरा लॉजिक फिल्टर सब कुछ लगाता है, फिर उसे रिटर्न कर देता है फ्रंट एंड के पास। और फ्रंट एंड में हमारे पास एक काम होता है उसे डिस्प्ले करने का, सिंपल। ये था पूरा फ्लो की एसक्यूएल एग्जैक्टली कहाँ पर आया और क्यों आया। ठीक है। अब एक चीज खुद सोचो कि अगर मैं किसी भी डेटा को एक टेबल की फॉर्मेट में सेव कर रही हूँ, तो मैं इस पे कौन कौन से टाइप के एक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ। तो जो मुझे समझ में आते हैं वो है कि सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, जितनी भी उस टेबल के अंदर एंट्रीज हैं उन सबको कर सकती हूँ, फेच करने का काम कर सकती हूँ। तो पहला हो गया मेरे पास यहाँ पे फेच का, कि मैंने फेच या फिर गेट कर लिया। ठीक। दूसरा, कि मुझे क्या करना है, कोई नया डेटा उसके अंदर इंसर्ट करना है, तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया, इंसर्ट करने का। तीसरा क्या हुआ कि कोई पहले से एग्जिस्टिंग डेटा है लेकिन उसमें कोई गलती है, तो अब क्या करेंगे, उसे हम अपडेट करेंगे। और फोर्थ क्या हो गया कि यार अब जो एक कोई ऐसी एंट्री है जिसका आगे फ्यूचर में कभी यूज ही नहीं होगा, तो अगर मैं उसे स्टोर करती हूँ मेरे टेबल के अंदर तो मेरी मेमोरी वेस्ट है, रिसोर्सेज वेस्ट, सब कुछ एक तरीके से फालतू में ही चीजें यूज आ रही हैं। ठीक है, जिसका फ्यूचर में मैं कभी यूज नहीं करने वाली हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगी कि डिलीट कर दो, तो आ गई कि हमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है। इन चार ऑपरेशंस के अलावा कोई भी ऐसा ऑपरेशन बचता ही नहीं है जो कि हम डेटा के ऊपर कर सकें। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि डेटा पे आप क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। ठीक। अब मैं इन सब के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई स्कूल है या फिर कॉलेज है, और वो जो स्टूडेंट्स उनके पास आते हैं फर्स्ट टाइम, उनकी एंट्रीज क्रिएट करता है जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है हमारे उसमें स्कूल में या कॉलेज में। तो वो क्या करता है, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेता है अपने डेटाबेस के अंदर। तो वो एक आईडी या फिर हम कह सकते हैं रोल नंबर, हम यहाँ कॉलेज की बात करते हैं, तो आपको पता है कॉलेज में हमें एक यूनिवर्सिटी रोल नंबर मिल जाता है। तो ये जो आईडी होगी ये है हमारा यूनिवर्सिटी नंबर। एक आईडी के बाद वो क्या स्टोर करता है, हमारा फुल नेम। नेम के बाद हमारे फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, फादर नेम मदर नेम। हमारा इसके बाद वो स्टोर करता है एज या फिर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप लिखना चाहो। साथ में आ गया हमारे पास यहाँ पे फोन नंबर, जिसमें में इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगी। फिर हमारी आ जाती है ईमेल और एड्रेस, ऐसे कुछ कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं हर एक कॉलेज के डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है। मान लो, मतलब आपको पता है कि जब भी किसी ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन के लिए तो कितने ही हजारों में आते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि मान लो हमारे पास यहाँ पे 100 लोग आए, पहले हमारे पास है 99 आ गए, तो रोल नंबर कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा बड़ा। जैसे मैंने ये लिख लिया आगे आगे करके बाद में 0 ठीक है। ऐसे ही दूसरा स्टूडेंट आया, उसको मैंने क्या किया, रोल नंबर 2 दे दिया बाद का। ऐसे ही 3, जो थर्ड टाइम आया उसको मैंने 0 3 दे दिया। ऐसे करते करते मेरे पास आ गए मान लो 99, और मैंने सबकी एंट्री क्रिएट कर दी। अब आता है यहाँ पे 100 वाला स्टूडेंट। ठीक। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा नंबर आ जाता है यहाँ पे, रोल नंबर जिसके लास्ट में क्या है यहाँ पे 100। ठीक। मुझे अपना नाम बता दो, तो मान लो नाम है उसका राम, उसका फादर नेम है XYZ, मदर नेम हो गया ABC। मान लो कि वो 20 साल का है, मान लो एग्जैक्टली जैसे वो होगा 2002 या 2023 बोर्न। उसका फोन नंबर है 9999, ऐसे करके। और ईमेल हो गई उसकी ram@gmail.com, और जो भी उसका एड्रेस आया। तो ये मैंने कर दिया इंसर्ट करने वाला काम। कोई नया स्टूडेंट आ रहा है, मैं उसका डेटा इंसर्ट कर रही हूँ टेबल के अंदर।
ठीक है? दूसरा काम क्या हो गया कि मुझे वो स्टूडेंट 1 दिन बाद आके बोलता है कि जो भी मैंने यहाँ पे एंट्री करी है, उसमें जो फ़ोन नंबर था उसके लास्ट में 8 आना चाहिए था। मतलब कि 9999 करके लास्ट में 8 आना चाहिए था और मैंने वहाँ पे 9 ही रखा। तो मैं क्या करूँगी, मैं उससे उसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर पूछ लूँगी। वो मुझे करेगा यहाँ पे मैच। मैं जाऊँगी इसके फ़ोन नंबर पे और इसे अपडेट कर दूँगी बाद में यहाँ पे, जहाँ पे लास्ट में होगा 8, ठीक है? ये हो गया मेरे पास इंसर्ट के बाद अपडेट वाला फंक्शन, ठीक है? 1 महीने बाद मुझे पता चलता है कि इस स्टूडेंट ने तो कॉलेज ही छोड़ दिया, ठीक? तो अब मैं क्या करूँगी, मेरा कोई फ़ायदा है इसका डेटा स्टोर करने का यहाँ पे? तो मेरा कोई भी फ़ायदा यहाँ नहीं है। तो मुझे कौन-सा ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना चाहिए यहाँ पे, डिलीट। तो जब वो बच्चा इस कॉलेज छोड़ रहा था, तो मैंने उससे बोला, "तुम्हारा रोल नंबर बता दो।" जैसे ही उसने रोल नंबर बताया, मैंने क्या किया, क्वेरी रन की और ये पूरा का पूरा डेटा क्या कर दिया यहाँ से, डिलीट। अब मेरे से कोई आके पूछता है कि मुझे कोई 1 हफ्ते या उसके निकल जाने के 1 हफ्ते बाद कि मुझे ये बता दो कि इस टाइम हमारे कॉलेज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उन सबका डेटा भी मुझे दे दो। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट अप्लाई कर दूँगी और गेट रिक्वेस्ट क्या करेगी, सारे के सारे स्टूडेंट्स को निकाल के दे देगी। या फिर यहाँ कंडीशन लग सकती है कि जिनका रोल नंबर 1 से लेके 10 तक है, उन सबका डेटा दे दो, या जिनका 40 टू 80 है, उनका दे दो, या जो इस एज के बीच में लाई करते हैं, या ये उनका फ़ोन नंबर है, या फिर कुछ भी आ सकता है, या सेम नेम के आ सकते थे। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्वेरी क्या लिख रहे हो। तो जब आप डेटा फेच करते हो तो उसे हम बोल देते हैं फेचिंग। अब ये हो गई हमारी बेसिक टर्म जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हमें डिस्कस करनी थी टेक्निकल टर्म्स जो कि आप हर जगह देखोगे। तो जब हम फेच बोलते हैं तो टेक्निकल टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है ये? ये होता है हमारे पास, फेच को हम बोलते हैं गेट। जहाँ पर भी आप गेट रिक्वेस्ट देखोगे तो समझ जाना इसका मतलब कि वो डेटा को फेच करना चाह रहा है, ठीक? इंसर्ट के लिए बोलते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट, कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट जहाँ पे भी होगी इसका मतलब कि जो भी वो अपने साथ डेटा कैरी कर रही होगी, जेसन फॉर्मेट में या किसी भी चीज़ में, उस फॉर्मेट को हमें कन्वर्ट करना है टेबल में जाके। डेटाबेस में जब हम जाएँगे तो उसे टेबुलर फॉर्म में हमें सेव करना है। फिर आता है हमारे पास डिलीट। अगर हमें को डिलीट करना हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल डिलीट कमांड, ठीक। अपडेट में क्या होता है, हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होती है पुट और एक होती है यहाँ पे पैच। अब ये तो क्लियर है कि अगर दो टर्म्स आई है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, ठीक है। जब हम अपने डेटा को अपडेट करने के लिए देते हैं डेटाबेस में तो वो अपडेट करने के भी कुछ दो पैटर्न्स होते हैं। अब दोनों पैटर्न को डिफरेंट डिफरेंट नेम दे दिया, जैसे पुट दे दिया, पैच दे दिया। अब ये जो है ये मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है जिसमें मैं आपको डिस्कस करूंगी, लेकिन इस वीडियो का आपका होमवर्क ये है कि आप थोड़ा बहुत सर्च कर लो कि पुट रिक्वेस्ट और पैच रिक्वेस्ट क्या होती है, ठीक है। जिससे आप थोड़ा जल्दी रिलेट कर पाओगे, मुझसे आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। रिवीजन होगा और आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी, ठीक। और अगर आपको अभी तक के लेक्चर में कोई भी डाउट लगा हो ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर समझ में आया तो प्लीज मुझे एक बार बताना कि हाँ मेरे लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं। तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगी, क्योंकि वीडियोस मैं क्रिएट करती हूँ और अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि जो मैं कंटेंट समझा रही हूँ जिस वे में, वो सबको समझ में आ भी रहा है या नहीं, या फिर क्योंकि होता है ना कि हर किसी को मेरा पैटर्न समझ में नहीं आ सकता। तो मे बी जो आप कुछ पॉइंट्स बताओगे तो मैं उस पर वर्क कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, हमने पीपीटी पॉइंट्स कवर करे थे, हमने देखा था कि ये टेबल्स हो गई हमारी। फिर क्या था कि चार ऑपरेशन जो हमने डेटाबेस में परफॉर्म कर सकते हैं, या तो हम फेच कर सकते हैं, या इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर डिलीट। फेच को हम टेक्निकल टर्म क्या देते हैं, गेट। इंसर्ट को देते हैं पोस्ट। अपडेट के दो पैटर्न होते हैं, एक को बोलते हैं पुट, दूसरे को बोलते हैं पैच। और हाँ, ये जो क्वेश्चन आता है ना डिफरेंस पुट एंड पैच का, ये इंटरव्यू में भी आता है, एग्जाम्स में भी आता है। और जब आप कोई एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन पे काम करते हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप की अपडेट में आपको पुट यूज करना है और कहाँ आपको पैच यूज करना है, ठीक है। और फोर्थ आ गया डिलीट। सिंपल चार ऑपरेशन है, कोई सिर दर्द नहीं है, ठीक है।
अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, वो पढ़ना है कि एसक्यूएल की जब भी हम कोई क्वेरी लिख देते हैं, तो वो एग्ज़ैक्टली काम कैसे करती है। तो ये देखो कि हमने एसक्यूएल की क्वेरी लिख दी बैकएंड पे, वो एसक्यूएल क्वेरी गई हमारे पास डेटाबेस पे, जो भी हमने कनेक्शंस एस्टेब्लिश किए हुए थे। वो आप समझोगे अपने जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करोगे ना बैकएंड पे, तो उसमें लिखा हुआ उसमें मतलब आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना और देखना कि आप बैकएंड और डेटाबेस कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो वो कोड होता है। एक बार आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, तो जैसे ही आपने एसक्यूएल की क्वेरी लिखी हुई होगी ना, वो कहाँ चली जाएगी? वो चली जाएगी आपकी बैकएंड पे। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम बना के। जैसे आपका कोई बैकएंड का कोड है यहाँ पे, ठीक है? इसमें एक प्रॉपर्टीज फाइल होती है। प्रॉपर्टीज फाइल में हमारे पास हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे टूल माई एसक्यूएल फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके हम कनेक्शंस देते हैं, कनेक्शन लिखते हैं कि हमारा कनेक्शन कहाँ पर है, क्या उसका यूजर नेम है, क्या उसके पासवर्ड है, किस टाइप का डायलेक्ट, ये सब कुछ चीजें हम ये मेंशन करते हैं। तो जैसे ही हमारी बैकएंड की एप्लीकेशन अपडेट होते हैं, लाइव होती है ना, तो वो अपने आप ही ये सारी प्रॉपर्टीज को है ना रन करना शुरू कर देती है बाय डिफॉल्ट, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। तो वो जो भी हम यहाँ देते हैं डेटा, वो क्या करता है, वो जाके चेक करता है क्या इस टाइप का डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, क्या इस टाइप का कनेक्शन यूजर नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर उसे वो चीजें मिल जाएंगी, तो आपका एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा आपके बैकएंड वाले पार्ट में और किसमें, डेटाबेस में, ठीक है। जब भी आपके बैकएंड पे क्या मिलेगी, एसक्यूएल क्वेरी मिलेगी, तो एसक्यूएल क्वेरी जो भी यहाँ पे कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कहाँ चली जाएगी, डेटाबेस के पास, और वो क्या होगी, एग्जीक्यूट। लेकिन उससे पहले एक काम होता है। वो काम क्या है कि वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे पार्स करेगा, मतलब कि जो आप सिंटेक्स लिख रहे हो उस क्वेरी का, वो सही है या नहीं है। दूसरी चीज होगी बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब कि जो सिमेंटिक्स है उस क्वेरी के, वो सही है या नहीं। अगर सही होंगे, पहले सिंटेक्स चेक हुआ, फिर सिमेंटिक्स चेक हुए, उसके बाद वो जाएगा। एक क्वेरी को है ना एग्जीक्यूट करने के डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं डेटाबेस बैकएंड, डेटाबेस की जगह पे। अब आपको क्या लगता है कौन सी डेटाबेस की जो पैटर्न इन्होंने प्लान निकाला है, जो भी इन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया हुआ होगा, जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा होगा एग्जीक्यूट होने में, मतलब कि क्वेरी रन करी डेटाबेस पे, रिजल्ट फेच हुआ, जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा होगा, वही एक बेस्ट वे होगा ना। तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, ये एक वही प्रोसेस है जिसके थ्रू में पता लगता है कि कौन से टाइप का प्लान, एग्जीक्यूशन प्लान हमें सबसे कम टाइम के अंदर क्या कर सकता है, डेटाबेस से डेटा को निकाल के बैकएंड पे दे सकता है। तो जो भी कैलकुलेशन के बाद, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जनरेट करने के बाद, जो भी सबसे कम टाइम लेगी क्वेरी रन होने में, उसी को वह एग्जीक्यूट करता है। मतलब प्लान को, एग्जीक्यूशन प्लान क्वेरी तो सेम ही रहने वाली है, अगर उसका सिंटेक्स और सिमेंटिक्स सेम होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से करता है हमारा एसक्यूएल काम। हम्म। तीसरा पार्ट आता है पढ़ने के लिए कि कितने टाइप के इसके डेटाबेस टाइप्स होते हैं। तो ये करता है, ये 3 डेटा टाइप रखता है, स्ट्रिंग, नंबर, डेट एंड टाइम, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कैर हो गया, वेर कैर हो गया। ऐसे नंबर्स के अंदर होते हैं इंट, बिग इंट, लॉन्ग इंट, ठीक है। डेट एंड टाइम के अंदर भी होते हैं। वो चीजें हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। एक छोटा सा ओवरव्यू था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एसक्यूएल के अंदर कौन से मेन डेटा टाइप्स होते हैं, तो आपको सिंपल आंसर करना है स्ट्रिंग, नंबर, डेट एंड टाइम, ठीक। ये था हमारा और बहुत छोटा सा लेक्चर था, आई नो, लेकिन छोटे छोटे लेक्चर्स जितने अच्छे से आप पढ़ोगे ना, जब आप आगे वाली वीडियोस पे जाओगे, आप उतना ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसलिए मैं इस पूरी प्लेलिस्ट को इतने आराम आराम से कवर कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, एक तो आपको पुट और पैच को करना है, फाइंड आउट, फिगर आउट कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके अलावा एक छोटा सा काम और करना है कि आपको माई सिक्वल वर्क बेंच डाउनलोड करनी है, ठीक। जब आप उसे डाउनलोड कर लोगे, तो वो जब आप रन करोगे उसे, वो किस तरीके से दिखेगी, आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा। अपना जो भी आपने पास करोगे, तो आपके पास एक छोटा सा ये सिंपल सा लुक आएगा सामने, ठीक है। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो को हम थ्योरेटिकली नहीं रखेंगे, थोड़ी सी क्वेरीज हम यहाँ पे करेंगे एग्जीक्यूट। अब ये देखो हमने क्या सीखा कि हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है। डेटाबेस होने के लिए सबसे पहले हमें उसे क्रिएट तो करना पड़ेगा।
यूज करना पड़ेगा, उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, या फिर हमें डेटाबेस को भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। टेबल्स हमारी कहाँ स्टोर होती हैं? डेटाबेस के अंदर। हम क्या यूज करने वाले हैं? माई माई एक तरीके से एक फ्रेमवर्क हो गया जहाँ पे आप कितने भी नंबर ऑफ डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। और फिर कि जब कोई आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, मान लो एक एप्लीकेशन है ABC, दूसरी आपने करी XYZ, तो आप दोनों में सेम डेटाबेस थोड़ी ना यूज करोगे। इसका डेटाबेस अलग होगा, इसका डेटाबेस अलग होगा, तो आप कितने भी नंबर ऑफ टाइप के डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो माई के अंदर। ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे कि हम डेटाबेस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेरीज लिख दी है कि अगर आपको क्रिएट करना है डेटाबेस, बहुत सिंपल कोडिंग लैंग्वेज है, इतना कोडिंग भी नहीं कह सकते, बहुत सिंपल सी क्वेरी लैंग्वेज है। आपको सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने हैं और आपकी कंप्लीट क्वेरी लिखी जाएगी। ठीक है, अगर आपको क्रिएट करना हो डेटाबेस, तो सिंपल आपको क्या लिखना होगा? क्रिएट डेटाबेस, और जिस नाम से आपको डेटाबेस क्रिएट करना है उसका नाम। तो इसे पहले देख लेते हैं। और अगर आपको ये चेक करना हो कि आपके माइस्क्ल में प्री एग्जिस्ट कितने डेटाबेस हैं, तो आपको करना होगा शो डेटाबेस। जैसे मान लो कि मैं पहली कमांड यही रन करूं, शो डेटाबेस, डेटाबेसेस। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक, अब ये जो होता है जिस पे आपको एक सिंपल सी लाइन देगी, वो क्या करता है? जिस पर्टिकुलर लाइन पे आपका पॉइंटर होगा सिर्फ उसे ही एग्जीक्यूट करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? टिक। इसका मतलब कि जो आपने क्वेरी लिखी थी वो सही थी। मेरे पास अभी इसमें कौन कौन से डेटाबेस है? यहाँ पे एम्प्लॉय है, होटल का है, लाइब्रेरी का है, ठीक है, वर्ड 1 वर्ड 2 वर्डप्रेस ऐसे करके है मेरे पास डेटाबेस। ठीक, तो ये पर्टिकुलर कमांड लिखने से हमें क्या हो जाता है? हमारे डेटाबेस शुरू हो जाते हैं। और ये मैंने रफली क्रिएट करती हूँ, तो मुझे आपको कुछ चीजें और भी दिखानी है। ठीक? अब अगर मुझे कोई क्रिएट करना हो तो मैं करूंगी, मैं लिखूंगी क्रिएट करो डेटाबेस को, जिस डेटाबेस का नाम होगा प्रैक्टिस। ठीक, अब मैं इस लाइन पे हूँ तो मैंने कर्सर इस लाइन पे ही रखा और मैंने क्या किया? इसे एग्जीक्यूट कर दिया। मेरी क्या हो गई? कमांड पे टिक आ गया। इसका मतलब कि मेरी कमांड तो बिल्कुल सही है। अब मुझे चेक करना होगा मेरा ये डीबी क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं करूंगी, मैं दोबारा से क्लिक करूंगी, शो करो मुझे डेटाबेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका ये प्रैक्टिस आ चुका है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि आप क्रिएट कर चुके हो। लेकिन यहाँ पे इतने नंबर ऑफ डेटाबेस हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको यही पर्टिकुलर यूज करना है? तो पहले आपको उस डेटाबेस के अंदर जाना होगा। तो अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे? यूज प्रैक्टिस लिखेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा? डेटाबेस ही यूज होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये टिक। अब अगर मैं देखती हूँ, अगर मुझे टेबल, वैसे मैं लिख देती हूँ लेकिन मैं इसे आगे डिस्कस करूंगी। ये होता है। हम्म, हाँ, अगर मुझे टेबल्स देखने हो तो हम क्या करते हैं? शो टेबल्स। देखो यहाँ पे अभी कोई भी हमने टेबल क्रिएट ही नहीं करी, हमें टेबल्स कुछ दिखेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो नल। तो आपको इससे एक कमांड और पता लगे कि अगर आपको किसी डेटाबेस के अंदर जाके कोई टेबल्स देखनी हो, तो आप क्या कमांड रन करोगे? शो टेबल्स। ठीक, अब मैंने जब किया था स्टार्टिंग में शो डेटाबेस, तो मेरे पास इतने नंबर ऑफ डेटाबेस निकल कर आए थे। तो अगर मैं कभी रफली प्रैक्टिस भी करूँ तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो मुझे डेटाबेस डिलीट भी तो करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए छोटी सी कमांड होती है कि मैं ड्रॉप करना चाह रही हूँ अपने डेटाबेस को, जिसका नाम है प्रैक्टिस। ठीक, तो मैं कर सकती हूँ, इससे ड्रॉप कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे टिक आ गया, इसका मतलब कि ये मेरा डिलीट हो चुका है। अब मैं शो करके देखती हूँ, अगर मुझे नहीं मिला तो उसका मतलब कि हमारी क्वेरी सही रन करी थी। तो अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस है ही नहीं। तो आज आपने क्या सीखा? डेटाबेस को क्रिएट करना, लिस्ट करना, यूज करना, डिलीट करना, और उस डेटाबेस के अंदर जाके टेबल्स देखनी। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड। और जहां तक मैं उम्मीद करती हूँ, जितना मैं समझा पा रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए अभी तक। कोशिश करना, जितनी प्रैक्टिस कर सको करना। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, और इसके अलावा एक बार मैं फटाफट में पढ़ा, ये बेसिक डेटा टेबुलर फॉर्म्स में कैसे सेव करेंगे,
क्या 4 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, एसक्यूएल की क्वेरी किस तरीके से वर्क करती है और कितने टाइप के मेन डेटा टाइप्स होते हैं। तो वो होते हैं 3, स्ट्रिंग, नंबर, डेट एंड टाइम। और आपको क्या काम करना है, पुट एंड पैच में डिफरेंस देखना है और आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है माईसीक्वल वर्कबेंच। ठीक है? अगर आप पे डाउनलोड नहीं होता तो एक बार कमेंट पे लिखना, मैं कोई नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर दूंगी इसे डाउनलोड करते। वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप कोई भी देखोगे तो आप डाउनलोड कर लोगे इजीली। बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ आना और कंटिन्यू करेंगे इस प्लेलिस्ट को। बाय बाय एंड थैंक यू।